इस आदमी ने अपने पूरे शरीर में सफेद पाउडर लगा लिया और फिर मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसको वहाँ पर खड़े हुए 4 घंटे बीत गए, लेकिन हीरा चुराने का कोई चांस नहीं मिला। उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे। तभी जैसे ही गार्ड की नजर घूमी तो उसने हीरा चुराने का प्लान बना लिया। आदमी ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्विच को बड़े ही सावधानी से दबाया। उसी समय अचानक से एक रिमोट कंट्रोल कार आ गई। वह कार काली टाइल्स के ऊपर चलने लगी, जिससे कोई कार को न देख सके। आदमी ने बड़ी ही सावधानी से रिमोट से कार को हीरे के पास पहुंचा दिया। चोर ने एक बार और रिमोट में बटन दबाया और तभी कार ने धीरे से एक स्टिक निकाली, फिर चुपके से हीरे को कार में रख दिया। जब तक सिक्योरिटी को कुछ समझ आता तब आदमी ने पहले से सेट किया हुआ प्रोजेक्टर चालू कर दिया और वहाँ से बाहर निकल आया। गार्ड को जब पता चला कि यहाँ रखा हीरा गायब हो चुका है, उस समय आदमी ने कचरा उठाने वाले बूढ़े का भेष बदल लिया। लेकिन बाहर तैनात हाई सिक्योरिटी को बूढ़े के ऊपर शक हो गया और वह आदमी से कार्ड मांगने लगा। आदमी के पास कोई कार्ड नहीं था, इसलिए उसने एक बटन दबाया, जिससे उसके जूते में लगा एसिड चालू हो गया। जब गार्ड नकली कार्ड देख रहा था तभी आदमी के नीचे से एक ढक्कन खुला और वह उसके नीचे घुसकर गायब हो गया। दोस्तों, जियोमी ने नोटिस किया कि वो अब फ्लैश की स्पीड से भाग पा रही है। बाजू में देखने पर उसे ऐसा लगा कि समय रुक गया हो। उसे अब काम पर जाने के लिए गाड़ी की भी जरूरत नहीं। जैसे ही वो एक कार के पास से गुजरा, उसका बेल्ट गाड़ी के शीशे को छू गया और वो चकनाचूर हो गया। ये सब देख जियोमी तुरंत रुक जाता है, पर अब वो हैरान है क्योंकि रुकने पर वो खुद को अपने शहर से हजारों माइल दूर पाया। वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड कैली को कहता है और जब उसका दोस्त ये बात यकीन नहीं करता तब जियोमी फटाक से कैली के घर में जाकर उसका फेवरेट खिलौना लाकर उसे दिखा देता है। फिर वो दोनों रेस ट्रैक पर जाते हैं और जियोमी की स्पीड टेस्ट करते हैं। पहली बार जियोमी की स्पीड 620 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सेकंड राउंड में जियोमी का स्पीड होता है 718 किलोमीटर पर आवर। कैली ने जियोमी से कहा, क्या वो और भी तेज भाग सकती है? जियोमी ने तुरंत अपना स्पीड और भी तेज कर दी, पर इस बार स्पीडोमीटर ने उसकी स्पीड को पकड़ ही नहीं पाया। जैसे ही जियोमी ब्रेक मारता है तभी वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो सिर्फ दौड़ता ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत तेजी से खाता है, पर इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी वो मोटी नहीं होती क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी अब बहुत तेजी से खाने को पचा दे रहा था। ये औरत एकदम से समझ गई कि जो बूढ़ी औरत पीछे चल रही थी वो इंसान नहीं थी। वो बूढ़ी औरत उसे लगातार 3 दिन और 3 रात से पीछा कर रही थी। डर के मारे वो एक होटल में भागी ताकि थोड़ी देर के लिए लोगों के बीच खुद को सेफ महसूस कर सके। होटल में उसने सबको बताया कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या कोई उस औरत को जानता है। होटल के मालिक ने कहा कि वो औरत नई लग रही है, लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग दिख रही थी और हार्मलेस लग रही थी तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसे अंदर बुलाकर पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही होटल वाला बाहर गया और उस बूढ़ी औरत से बात की तो एक अजीब सा सीन हुआ। उसने जो भी सुना उसके बाद होटल वाला डर के मारे पागलों की तरह भाग गया। एमी, जिस लड़की की कहानी है, बहुत डर गई और उसी होटल में रुकने का फैसला किया। अगली सुबह भी वो बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। गुस्से में आकर एमी ने और 7 दिन के लिए होटल बुक कर लिया। वो देखना चाहती थी कि ये बूढ़ी औरत कितने दिन टिक सकती है, लेकिन 5वें दिन होटल की मालिक की बीवी ने उसे बाहर निकालने को कह दिया क्योंकि उस बूढ़ी औरत की वजह से ग्राहक डर कर भाग रहे थे। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन से होटल वाला उस बूढ़ी औरत से मिला वो गायब हो गया। एमी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था तो वो ट्रेन पकड़कर अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने एक प्लान बनाया, जब वो बूढ़ी औरत से मिलने जाएगी तो एमी कॉल पर रहेगी और जो भी वो औरत कहेगी वो सब सुन लेगी। एमी की माँ ने कहा कि वो तो माँ है, उस पर कोई असर नहीं होगा। एमी की माँ उस बूढ़ी औरत की तरफ बिना डरे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाती रही एमी के मोबाइल की सिग्नल कम होने लगे और वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। एमी को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने चिल्लाकर माँ को वापस बुलाया, लेकिन माँ बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसे डर के मारे देखा और भागती हुई चली गई। एमी ने 8 ब्लॉक तक उसका पीछा किया, लेकिन तब तक उसकी माँ एक टैक्सी में बैठकर शहर छोड़ चुकी थी। उसने जाते जाते एमी को गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखा और फिर वो गायब हो गई। एमी को अब यकीन हो गया कि इस बूढ़ी औरत के पास कोई भयंकर अलौकिक शक्तिवान है। अब उसने आखिरकार हार मानकर डिपार्टमेंट ऑफ पैरानॉर्मल अफेयर्स, भूत प्रेत वाली सरकारी एजेंसी से मदद मांगी। लड़का तीर चलाने ही वाला था कि तभी कोच ने उसकी बॉडी पोजीशन देखकर अचानक उसके सिर पर एक थप्पड़ मार दिया। कोच चिल्लाया, तेरा स्टांस बिल्कुल गलत है, ऊपर का शरीर बिल्कुल कमजोर है। फिर उसने लड़के के धनुष पकड़ने के अंदाज का मजाक उड़ाया, तेरा हाथ तो मुर्गी के पंजे जैसा लग रहा है, तू तो निशाना कभी नहीं लगा पाएगा। कुछ क्लासमेट्स भी हंस पड़े। उन्होंने ताना मारा, तुझे तो धनुष चलाना भी नहीं आता, टीम में होने लायक नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कभी वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। वो तो
आंखें बंद करके भी निशाने के बीचों बीच तीर मार सकता था। वो सिर्फ 3 साल की उम्र से तीरंदाजी सीख रहा था। कोच ने चाहे जितनी बेइज्जती की, लड़का चुप रहा क्योंकि उसे कोच की बेटी पर क्रश था। ब्रेक के दौरान भी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते रहे। मुर्गी के पंजे वाले हाथ से तीर क्या मारेगा, तुझमें तो बेसिक स्किल भी नहीं है, घर जा बेटा। लड़के को गुस्सा आया। बदला लेने के लिए उसने सबके साइकिल के टायरों से चुपके से हवा निकाल दी। जब एक क्लासमेट को अपनी साइकिल के पंक्चर टायर दिखे तो वो तिलमिला गया। उसे यकीन था कि ये उसी लड़के की शरारत है। वो दौड़कर मैदान में गया, लड़के से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन एक और स्टूडेंट ने बीच बचाव कर लिया। अगले दिन लड़का फिर से ट्रेनिंग पर आ गया। तभी कोच उसकी तरफ बढ़ा। लड़के ने जानबूझकर अपना स्टाइल दिखाते हुए तीर चलाया और इस बार भी निशाना चूक गया। कोच भड़क उठा, फॉर्म ठीक कर वरना टीम से बाहर कर दूंगा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। कोच ने धमकी दी कि अगर उसने फॉर्म नहीं सुधारा तो वो उसे कल के मैच में खेलने नहीं देगा। दरअसल अगली ही सुबह एक बड़ी प्रतियोगिता थी। तभी कोच की बेटी ने बीच में आकर अपने पापा को समझाया और आखिरकार लड़के को मैच में खेलने की इजाजत मिल गई। मैच वाले दिन कोच ने ऐलान किया, उनका सामना पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन से होने वाला है। टीम डर गई। उन्हें लगा कि जीतना नामुमकिन है, लेकिन लड़का एकदम शांत रहा। जब वो मैदान में पहुंचे तो सामने वाली टीम घमंड से भरी हुई थी। उन्हें यकीन था कि जीत उनकी ही होगी। पहले राउंड में विपक्षी टीम का एक प्लेयर सीधे 10 पॉइंट्स ले गया। अब बारी थी उस लड़के की। वो चाहता था कि कोच को चिढ़ाए। जिसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था तो उसने जानबूझकर निशाना चूक दिया। कोच ने सोचा अब तो गए। विरोधी टीम पहले से ही जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन तभी लड़का मुस्कुराया। उसने अपने हेडफोन पहने और म्यूजिक ऑन कर दिया। भीड़ सन्न रह गई। लड़के ने धीरे से धनुष उठाया, तीर खींचा और एक पल में तीर छोड़ दिया। इस बार बिल्कुल बीचों बीच निशाना। वो पल था जब सबकी बोलती बंद हो गई और लड़के ने खुद को साबित कर दी। इस छोटी लड़की ने झट से नोटिस कर लिया कि फीमेल सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है और वो अभी भी उसके पापा यानी सीईओ को पटाने में लगी हुई है। लड़की ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर उनकी हेवंस आई खोल दी। जैसे ही सीईओ ने सेक्रेटरी के पेट में पल रहे बच्चे को देखा, वो गुस्से में इतना तिलमिला उठा कि उसने मुंह से खून उगल दिया। ये देख लड़की ने दोबारा हेवंस आई का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उसके पापा के शरीर में एक जहरीली सुई चुभी हुई है। वो सुई काले धुएं की तरह जहरीली ऊर्जा से लिपटी थी। लड़की ने फटाफट एक जादुई दवा निकाली और अपने पापा को खिलाई। फिर मंत्र पढ़कर वो जहरीली सुई उनके शरीर से निकाल दी। जैसे ही सुई बाहर निकली, उसके पापा की 10 साल से खराब टांगे अचानक ठीक हो गई। उसी पल सीईओ को एहसास हुआ कि ये खोई हुई बेटी कोई आम लड़की नहीं है। असल में ये लड़की बचपन से ही एक ताओवादी मंदिर में अपने गुरु के साथ जादुई ट्रेनिंग कर रही थी। मगर दिक्कत ये थी कि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी और उसके खाने पीने से मंदिर कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया था। आखिर में उसके गुरु को उसकी असली पहचान बतानी पड़ी। उसके पापा कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि $100 अरब की लू ग्रुप कंपनी के मालिक थे। ऊपर से उसके पापा किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और सिर्फ वही उन्हें बचा सकती थी। ये सुनते ही लड़की टेंशन में आ गई। गुरुजी ने उसे कुछ जादुई औजार और उसके पेरेंट्स की तस्वीरें दी। फिर वो अपने सीनियर ब्रदर के साथ पहाड़ों से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि कोई आदमी किडनैप हो गया है। पहले तो लड़की ने इग्नोर करना चाहा, मगर फिर उसने सोचा कि एक ताओवादी होने के नाते उसे किसी की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत किडनैपर्स का अड्डा खोज निकाला। गुरुजी से मिले जादुई औजारों से उसने उन बदमाशों को जकड़ दिया, फिर अपनी ताकत दिखाई। ये देखकर किडनैपर बुरी तरह डर गए और भाग खड़े हुए। लड़की को पता भी नहीं था कि जिसे उसने बचाया वो लग्ज ग्रुप के चेयरमैन थे। बिना समय गंवाए लड़की अपने पापा को ढूंढने भागती हुई लू ग्रुप के ऑफिस पहुंची। इसी बीच लू ग्रुप के सीईओ अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी नामी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक लड़की उनके ऑफिस में धमक पड़ी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, वो दौड़कर उनके पास गई और चिल्लाई, पापा, मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। सीईओ पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। लड़की ने उन्हें बताया कि वो पहाड़ों से नीचे सिर्फ उन्हें बचाने के लिए आई है। आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि जैसे ही उसने लैंटर्न सामने गहरे गड्ढे में डाला, एक जबरदस्त ताकत ने उसे तुरंत नीचे खींच लिया। जब उसने रस्सी वापस खींची तो एक घड़ा बंधा हुआ था और वो सोने से भरा हुआ था। आदमी को तुरंत समझ आ गया कि जब तक वो और लैंटर्न्स नीचे भेजेगा, उसे अनंत दौलत मिलती रहेगी। तो वो तुरंत शहर जाकर लैंटर्न्स खरीदने चला गया। इस दौरान उसकी बीवी को घड़े के नीचे एक कागज मिला। उस पर लिखा था, और चीजें
नीचे भेजो। घर में अब कोई लैंटर्न नहीं बचा था, तो दोनों ने पास में बैठी मुर्गी को देखा और फिर उसे नीचे भेज दिया। जब रस्सी ऊपर खींची तो एक बड़ा घड़ा बंधा हुआ था जो फिर से सोने से भरा था। इस बार कागज पर लिखा था, बदले में कुछ और कीमती लेकर आओ। इतने में आदमी पूरा ठेला भरकर लैंटर्न्स ले आया। वो उतावला था, उसने बिना देर किए सारे लैंटर्न्स नीचे भेज दिए। लेकिन जब रस्सी खींची तो सारे लैंटर्न्स वैसे ही बंधे रह गए। आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने अपनी बीवी से कहा कि उसे नीचे भेज दे ताकि वो खुद सोना निकाल सके। लेकिन जब बीवी ने लकड़ी का पीपा ऊपर खींचा तो आदमी गायब था और पीपा सोने की ईंटों से भरा था। इस बार कागज पर लिखा था, और भी कीमती चीज भेजते रहो। ठीक उसी वक्त दोनों ने अपने बीमार छोटे भाई की तरफ देखा। और ज्यादा सोने के लिए बीवी शहर जाकर शेरिफ के पास पहुंची और उससे अनजान लाशों को भेजने की बात की। सोने की एक थैली के लालच में शेरिफ तुरंत मान गया। लेकिन उसी रात उनके घर की दीवार पर एक एक शब्द लिखा आ गया। उस पर लिखा था, कुएं को भूखा मत छोड़ना। बीवी बुरी तरह डर गई। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो वो कुआं उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। एक दिन कंपनी की प्रेसिडेंट का महंगा ड्रेस बीच सड़क पर फट गया। फिर वो एक कोने में बैठी एक औरत के पास गई जो कपड़े सिल रही थी। उसने औरत से कहा, क्या तुम मेरा ड्रेस ठीक कर सकती हो? असल में वो उसकी टेलरिंग स्किल्स टेस्ट करना चाहती थी। वो औरत बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने सीधा कैंची उठाई और ड्रेस को काटने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने पुराने ड्रेस को एकदम नया लुक दे दिया। प्रेसिडेंट ने जब वो नया आउटफिट ट्राई किया तो इधर उधर देखने लगी। वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाए। मन ही मन उसने सोचा, अरे यही डिजाइनर तो मैं कब से ढूंढ रही थी। फिर उसने बिना टाइम वेस्ट किए उस औरत को जॉब ऑफर कर दी। डायरेक्ट $5 लाख की सालाना सैलरी, और वो भी चीफ डिजाइनर की पोजीशन पर। लेकिन औरत को थोड़ा डाउट हुआ। उसने इतने सालों से कहीं काम नहीं किया था, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। ऊपर से उसका बेटा भी नहीं चाहता था कि वो बाहर जाकर जॉब करे। जब वहाँ खड़े कस्टमर्स ने ये सुना तो वो सब भी औरत को समझाने लगे, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती आंटी, आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट को जब पता चला कि औरत ने अपनी फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ दिया था तो उसे बहुत अफसोस हुआ। जाते जाते उसने औरत को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, अब अपने लिए जीना सीखो। औरत घर पहुंची और उसने अपने बेटे को ये सब बताया। उसने बेटे से कहा, मुझे कंपनी में चीफ डिजाइनर की जॉब ऑफर हुई है और वो भी $5 लाख की सालाना सैलरी पर। लेकिन उसका बेटा तो सीधा शक करने लगा। उसने माँ को पागल तक बोल दिया और कहा, इस उम्र में कौन सी कंपनी तुम्हें इतनी बड़ी जॉब देगी और इतनी हाई सैलरी? हद कर रही हो माँ। जब बेटे ने बात नहीं मानी तो औरत ने सीधा प्रेसिडेंट का कार्ड निकाल लिया। लेकिन फिर भी बेटा नहीं माना। उसने गुस्से में आकर अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी बीवी से कहा, जब तक मैं ट्रिप से वापस ना आऊं इसे बस सूखा ब्रेड देना, भूखी रहे तो भी चलेगा लेकिन मरे नहीं। बेटे के जाने के बाद औरत ने अपनी बहू से बहुत रिक्वेस्ट की कि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन बहू को अपने पति से डर लग रहा था। उसी वक्त औरत को एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। उसने पति के कहने पर अपना करियर छोड़ दिया था और अब बेटा भी उसी माइंडसेट के साथ उसे कैद कर रहा था। तभी उसे प्रेसिडेंट की बातें याद आई। अपने लिए जीना सीखो। उसने बहू से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी जिंदगी मेरी जैसी हो। बहू जो खुद भी डिजाइनिंग का सपना देखती थी, फाइनली वो मान गई और उसने दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों सीधा कंपनी पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्ड दिखाया, वहाँ के सुपरवाइजर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जादूगर ने जानबूझकर अपने हाथ से गुब्बारा छोड़ दिया जो आहिस्ता आहिस्ता बैनक की इमारत की तरफ उड़ने लगा। ये मंजर देखकर राहगीर हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे और जादूगर ने गमगीन चेहरा बना लिया जैसे वो बहुत अफसरदा हो। लेकिन अचानक वही गुब्बारा अचानक तेजी से बड़ा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वापस जादूगर के पीछे आकर रख गया। जादूगर ने हैरानी का मुजाहिरा किया और मुजम्मा में मौजूद लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि बीनक के सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके तमाशे में महू हो गए। और यही जादूगर का असल मंसूबा था, क्योंकि उस तमाम मजाहिरे का मकसद सिर्फ एक ही था, बीनक से हीरों की चोरी। जब जादूगर ने देखा कि तमाम गार्ड्स उसकी परफॉर्मेंस में मशगूल हैं, तो उसने फौरन 2 धुएं के बम फेंके। जैसे ही धुआं छटने लगा तो हैरत की बात यह थी कि जादूगर भी गायब हो चुका था। इसी दौरान गुब्बारे के अंदर जादूगर की झलक दिखाई दी। सब लोग समझे कि जादूगर गुब्बारे के अंदर है, लेकिन दरहकीकत वो सिर्फ एक प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया जा रहा होलोग्राफ था। असली जादूगर तो पहले से खोदी गई एक सुरंग के जरिए बैनक के बाथरूम में पहुंच चुका था और सिक्योरिटी गार्ड्स अब भी गुब्बारे में नजर आने वाले तमाशे में लगे हुए थे।
जादूगर की अचानक मौजूदगी ने बीनक के मैनेजर को चौंका दिया। करोड़ों की मालियत के हीरे जमीन पर बिखर गए, लेकिन जादूगर का किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसका वाहिद मकसद वो हीरे थे। इसने मैनेजर के हाथ को लाकर के साथ बांध दिया और उसकी आंखों के सामने तमाम हीरे अपनी जेब में डाल लिए। फिर वो आराम से वहां से चलता बना। जैसे ही वो सुरंग में वापस घुसा, मैनेजर ने अलार्म का बटन दबाने की कोशिश की, मगर उंगली बस थोड़े से फासले पर रह गई। इसी दौरान दोबारा धुएं का एक गुबार उठा और जादूगर दोबारा सड़क पर नमूदार हुआ। इसी लम्हे बेनक का अलार्म सिस्टम बज उठा, लेकिन जादूगर तो कब का कीमती हीरे लेकर वहां से जा चुका था। इस औरत ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे अपने गाल थपथपाए। असल में वो मोर्स कोड के जरिए अदालत में बैठे फांसी की सजा पाए कैदी से बात कर रही थी। उसने उससे पूछा कि उसे बचाने का कोई तरीका है क्या। आदमी ने जवाब में अपनी पलकों को झपकाया। जानकारी ज्यादा थी, इसलिए औरत ने तुरंत कलम निकाली और सब कुछ लिख लिया। जब उनकी बातचीत पूरी हुई तो मुकदमा खत्म हो चुका था। उसे 3 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जरा भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी औरत के साथ मिलकर एक शानदार भागने की योजना बनाई थी। उसका नाम था डायबोलिक, एक कुख्यात चोर। उस रात ईवा डायबोलिक के बताए गए स्थान पर पहुंची। उसने दीवार पर चिन्हित ईंट को दबाया और देखते ही देखते पूरी दीवार ऊपर उठने लगी। उसके पीछे एक शानदार कार खड़ी थी। ईवा कार में बैठी और तुरंत अगले स्थान के लिए रवाना हो गई। 37 किलोमीटर का साइन दिखते ही उसने गाड़ी रोकी। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा दरवाजे में बदल गया और धीरे धीरे खुलने लगा। कार अंदर गई तो वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। ईवा ने सुरक्षा कोड डाला और एक अलमारी अपने आप बाहर आ गई। उसके अंदर नोटों के बंडल और रंग बिरंगी दवाइयां रखी थी। ईवा ने वो पीली और हरी शीशियां उठा ली जिनकी डायबोलिक ने खास तौर पर मांग की थी। अब बस उसे डायबोलिक को जेल से निकालना था, लेकिन इसके लिए एक खास आदमी की जरूरत थी, न्याय मंत्री। ये आदमी भ्रष्ट था और खूबसूरत औरतों का दीवाना भी। वो पहले से ही ईवा की खूबसूरती का कायल था और हमेशा उसे पाना चाहता था। जब उसने देखा कि ईवा खुद उसके पास आई है तो वो उतावला हो गया और दरवाजा बंद करने लगा। ईवा ने कहा कि वो उसकी वफादारी को परखना चाहती है। मंत्री ने तुरंत कसम खाई कि ईवा के लिए वो आग और पानी में जाने को तैयार है। ईवा हल्का सा मुस्कुराई और मेज पर रखा अखबार उठाया। उसमें डायबोलिक की फांसी की खबर थी। ईवा ने कहा कि उसे इस कुख्यात चोर की कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है और वो फांसी से पहले उससे मिलना चाहती है। मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक फांसी का कैदी था। ईवा ने उसके करीब आकर उसे छू लिया। मंत्री ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि वो भी ईवा के साथ जाएगा। ईवा ने शरारती मुस्कान दी। यही तो वो चाहती थी। उस रात दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने बहाना बनाया कि उसे डायबोलिक से पूछताछ करनी है। दोनों इंटरोगेशन रूम में चले गए। 27 मिनट बाद मंत्री बाहर निकला और ठंडे स्वर में कहा कि डायबोलिक किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा है, उससे कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। जेलर ने जवाब दिया कि वो हमेशा से ऐसा ही है, बिना किसी भाव के, बिल्कुल चुप। अगले दिन फांसी का समय आ गया। जेल के गार्ड्स ने डायबोलिक का कॉलर काटा और उसे जबरदस्ती गिलोटिन पर लिटा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इस समय भी बिल्कुल शांत था। उसकी अजीब हरकत देखकर जेल अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसे डायबोलिक के घर से मिली इंसानी खाल से बनी नकली शक्लें याद आ गईं। अचानक उसे बहुत बुरा एहसास हुआ और उसने फौरन फांसी को रोकने का आदेश दिया। ये लड़की हर दिन एक रेस्टोरेंट में जाकर चिकन राइस नूडल्स खाती थी। 1 साल बाद उसे पता चलता है कि जहाँ बाकी लोग सिर्फ $18 में खाते, वहीं उससे रोज $20 लिए जाते थे। उसने तुरंत मालिक से पूछा, ऐसा क्यों? मालिक थोड़ा घबरा गया और बोला, तुम्हारे नूडल्स अलग होते थे, हम तुम्हें ज्यादा मांस देते थे। लेकिन लड़की ने कभी कोई फर्क नहीं देखा था। तभी उसे समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल 1 साल पहले उसके पापा ने ही ये दुकान इस कपल को किराए पर दी थी, क्योंकि वो लोग उसी गांव के थे, इसलिए वो रोज वहीं खाना खाने लगी। लेकिन एक दिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसी, मालिक की माँ बेहोश होकर गिर गई। दोनों पति पत्नी बहुत घबरा गए, पर हॉस्पिटल में न एम्बुलेंस थी न बेड। लड़की ने अपनी पहचान से एक स्पेशल वार्ड दिलवाया और उनकी माँ की जान बच गई। तभी से कपल को समझ आ गया कि ये लड़की किसी अमीर परिवार से है। तभी से वो उससे रोज $20 लेने लगे। लड़की ने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि कई बार अपने पैसों से बच्चों के लिए फल और स्नैक्स भी लाई। पूरे 1 साल वो ऐसे ही आती रही और कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। सिर्फ पैसे ही नहीं लिए गए, कपल ने कभी शुक्रिया तक नहीं कहा। लड़की को लगा वो तो अपने गाँव के लोग हैं, इसलिए वो खुद को बदनसीब मानकर अब वहाँ दोबारा न आने का फैसला लेती है। बाहर निकलते वक्त वो देखती है कि उसके चॉपस्टिक में फंगस है, तो वो नया चॉपस्टिक उठाती है। तभी मालिक उसे रोकता है और कहता है, तुमने बिल नहीं दिया। लड़की चौंक जाती है। वो थोड़ी देर पहले ही कैश काउंटर पर पैसे रख चुकी थी। मालिक कहता है, आजकल के बच्चे झूठ बोलते हैं, कोई कैश नहीं देता। लड़की कहती है, अगर यकीन नहीं है तो अपने पति से पूछ लो। तभी पति आता है, लेकिन पत्नी के इशारे पर कह देता
कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, जबकि वो सच्चाई जानता था। चूंकि लड़की डेली कस्टमर थी, वो बात वहीं खत्म करता है और जाने को कहता है, लेकिन पत्नी जाने नहीं देती। तब लड़की कहती है मैंने कई बार तुम्हारे बच्चों के लिए फल लाए, कैसे भूल गए। लेकिन मालिक कहता है वो सारे फल सड़े हुए थे, कुत्ते भी ना खाएं। तभी उनका बच्चा वही फल खाते हुए बाहर आता है। फिर भी मालिक नहीं मानता और कहता है अगर मुआवजा नहीं दिया तो तुम जा नहीं सकती। आसपास के लोग भी कहते हैं कि पैसे देकर मामला खत्म करो। तभी लड़की की नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वो कहती है फुटेज चेक करो, लेकिन मालिक कहता है कैमरा खराब है। लड़की जाने लगती है। तभी मालिक उसके सिर पर गरम नूडल्स फेंक देता है। लड़की सहन नहीं कर पाती, वो पुलिस बुलाना चाहती है, लेकिन मालिक उसका फोन तोड़ देता है। फिर भी लड़की कुछ नहीं कहती, फोन का हर्जाना भी नहीं मांगती। उल्टा मालिक कहता है आज के नुकसान के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तभी लड़की के मैनेजर का फोन आता है, जरूरी मीटिंग है, नहीं आई तो नौकरी जाएगी। मजबूरी में लड़की पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिनकी उसने मदद की वही उससे धोखा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने 1 साल तक किराया भी नहीं दिया था और लड़की ने कभी नहीं मांगा। इतना अपमान सहने के बाद वो अपने पापा को कॉल करती है और कहती है अब इन्हें दुकान खाली करने को कहो। पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम खुद जाकर सब संभालो। लड़की अपने असिस्टेंट्स को लेकर वहाँ वापस जाती है। कपल फिर भी पैसे मांगता है, लेकिन लड़की चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उनके सामने फेंक देती है। मालिक पेपर पढ़कर चौंक जाता है। तभी उसे समझ में आता है ये रेस्टोरेंट असल में उसी लड़की के परिवार का है। लड़की ने गलती से पता लगा लिया कि जो कैप्सूल उसकी माँ उसे 18 साल से दे रही थी वो असल में उसके डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई थी। जब उसकी माँ ने रात में फिर से दवाई दी तो लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लेने का नाटक किया। माँ के जाते ही उसने जल्दी से दवाई को मुंह से निकाल दिया। वो अपने हाथ में रखे रहस्यमयी कैप्सूल को देख रही थी और जितना ज्यादा सोच रही थी उतना ही अजीब महसूस कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी जब वो धीरे से नीचे आई और कंप्यूटर चालू किया ताकि कैप्सूल का नाम सर्च कर सके, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की उसे पता चला कि घर का इंटरनेट बंद था। उसे नहीं पता था कि इसी समय उसकी माँ किचन में खड़ी होकर चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगले दिन जब उसकी माँ बाहर काम पर गई तो लड़की ने जल्दी से दवा विभाग को कॉल किया, लेकिन पता चला कि उसकी माँ ने पहले से ही वहाँ बता रखा था, जिससे उसकी कोई मदद नहीं हो पाई। लड़की के पास कोई और विकल्प नहीं था तो उसने रैंडम नंबर डायल किया और सामने वाले से दवाई का नाम इंटरनेट पर सर्च करने की गुजारिश की। जब सामने वाले ने बताया कि वो लाल कैप्सूल दिल की बीमारी का इलाज करने के लिए है तो लड़की के बदन में ठंडे पसीने छूट गए, क्योंकि जो कैप्सूल उसने लिया था वो लाल नहीं था। लड़की ने तुरंत अपनी माँ के साथ दोपहर के खाने के बहाने फिल्म देखने का प्लान बनाया। जब फिल्म आधी हो गई तो उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और मौका देखते ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर सामने वाली फार्मेसी की तरफ भागी। जल्दी से काउंटर पर पहुंचकर उसने दवाई का नाम चेक करने को कहा। जैसे ही सामने वाले ने जवाब दिया लड़की को लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। हरा कैप्सूल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पालतू जानवरों के लिए था। उस दवाई का असर जानवरों के निचले हिस्से को लकवाग्रस्त कर देता था। इसी बीच उसकी माँ तेजी से वहाँ आ पहुंची और लड़की को चुपचाप एक इंजेक्शन दे दिया। जब लड़की को होश आया तो उसने टेबल पर खाना रखा देखा। वो तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। जल्दी से चाबी उठाई और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ आया कि दरवाजा बाहर से फंसा हुआ है। फिर उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। उसने पहले खाना खाया ताकि थोड़ी ऊर्जा मिले, फिर मुंह में पानी भरा और अपने औजार लेकर खिड़की से बाहर निकल गई। धीरे धीरे रेंगते हुए वो अपनी माँ के कमरे तक पहुंची। पहले उसने सोल्डरिंग आयरन से कांच में छेद किया, फिर मुंह से पानी छिड़का जिससे कांच तुरंत टूट गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी अचानक उसका अस्थमा भड़क उठा। एक दिन कंपनी की प्रेसिडेंट का महंगा ड्रेस बीच सड़क पर फट गया। फिर वो एक कोने में बैठी एक औरत के पास गई जो कपड़े सिल रही थी। उसने औरत से कहा क्या तुम मेरा ड्रेस ठीक कर सकती हो? असल में वो उसकी टेलरिंग स्किल्स टेस्ट करना चाहती थी। वो औरत बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने सीधा कैंची उठाई और ड्रेस को काटने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने पुराने ड्रेस को एकदम नया लुक दे दिया। प्रेसिडेंट ने जब वो नया आउटफिट ट्राई किया तो इधर उधर देखने लगी। वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मन ही मन उसने सोचा अरे यही डिजाइनर तो मैं कब से ढूंढ रही थी। फिर उसने बिना टाइम वेस्ट किए उस औरत को जॉब ऑफर कर दी। डायरेक्ट $5 लाख की सालाना सैलरी और वो भी चीफ डिजाइनर की पोजीशन पर। लेकिन औरत को थोड़ा डाउट हुआ। उसने इतने सालों से कहीं काम नहीं किया था, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। ऊपर से उसका बेटा भी नहीं चाहता था कि वो बाहर जाकर जॉब करे। जब वहाँ खड़े कस्टमर्स ने ये सुना तो वो सब भी औरत को समझाने लगे ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती आंटी, आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट को जब पता चला कि औरत ने अपनी फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ दिया था तो उसे बहुत अफसोस हुआ। जाते जाते उसने औरत को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा अब अपने लिए जीना सीखो। औरत घर पहुंची और उसने अपने बेटे को ये सब बताया। उसने बेटे से कहा मुझे कंपनी में चीफ डिजाइनर की जॉब ऑफर हुई है और वो भी $5 लाख की सालाना सैलरी पर। लेकिन उसका बेटा तो सीधा शक करने लगा। उसने माँ को पागल तक बोल दिया और कहा इस उम्र में कौन सी कंपनी तुम्हें इतनी बड़ी जॉब देगी और इतनी हाई सैलरी? हद कर रही हो माँ। जब बेटे ने बात नहीं मानी तो औरत ने सीधा प्रेसिडेंट का कार्ड निकाल लिया, लेकिन फिर भी बेटा नहीं माना। उसने गुस्से में आकर
अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी बीवी से कहा, जब तक मैं ट्रिप से वापस ना आऊं इसे बस सूखा ब्रेड देना, भूखी रहे तो भी चलेगा लेकिन मरे नहीं। बेटे के जाने के बाद औरत ने अपनी बहू से बहुत रिक्वेस्ट की कि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन बहू को अपने पति से डर लग रहा था। उसी वक्त औरत को एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। उसने पति के कहने पर अपना करियर छोड़ दिया था और अब बेटा भी उसी माइंडसेट के साथ उसे कैद कर रहा था। तभी उसे प्रेसिडेंट की बातें याद आईं। अपने लिए जीना सीखो, उसने बहू से कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी जिंदगी मेरी जैसी हो। बहू जो खुद भी डिजाइनिंग का सपना देखती थी, फाइनली वो मान गई और उसने दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों सीधा कंपनी पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्ड दिखाया, वहां के सुपरवाइजर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इस लड़की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा धक्का देकर खोला तो उसने देखा कि उसका पति अपनी पहली मोहब्बत को किस कर रहा था, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो आराम से आगे बढ़ी और अपने पति को एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया जिसे साइन करने के लिए कहा। पति जो अपनी पहली मोहब्बत में डूबा हुआ था, बिना सोचे समझे उसने उस पर साइन कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि जिस पेपर पर उसने साइन किया था वो तलाक के कागजात थे। उसी पल से दोनों की शादी खत्म हो गई। तलाक के कागजात मिल जाने से संतुष्ट होकर औरत वहां से चली गई। फिर वो घर गई, अपना सामान पैक किया और नए साल की रात चुपचाप शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने सीनियर के साथ उत्तर पश्चिम की ओर निकल गई। शुरुआत में पति को लगा कि वो बस गुस्से में नाटक कर रही है, लेकिन जब वो भागता हुआ घर पहुंचा और देखा कि उसका सारा सामान गायब था, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में चली गई। अपनी पहली मोहब्बत के रोकने की कोशिशों को अनदेखा करते हुए उसने कार उठाई और पत्नी को रास्ते में रोकने के लिए निकल पड़ा, लेकिन पत्नी ने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब उसने अपनी पत्नी को लेकर जा रही गाड़ी को दूर जाते देखा, तब उसका डर अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन वो भूल गया था कि आज जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसी की वजह से था। असल में 3 दिन पहले औरत तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए खुश होकर ढेर सारी ग्रोसरी और केक लेकर घर आई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो घर में कदम रखेगी, उसे अपने पति की बाहों में एक अजनबी औरत दिखेगी। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और पूछने ही वाली थी कि ये औरत कौन है, लेकिन उसके पहले ही पति ने उल्टा उसी को दोषी ठहरा दिया। बिना कुछ समझाए उसने उसके हाथ से केक छीनकर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत को क्रीम से एलर्जी थी। उसकी और अपने पति की नजदीकियां देखकर औरत को सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने पति की इज्जत बचाने की कोशिश की। बढ़िया खाना बनाया और उसके दोस्तों का अच्छे से स्वागत किया। इसी दौरान उसके पति ने झींगे छीले। औरत को लगा कि शायद ये उसका सॉरी बोलने का तरीका है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो झींगे किसी और के लिए थे। ये सुनते ही औरत अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो आंसू उसने रोके हुए थे वो अब खुद को रोक नहीं पाई और बहने लगे। उसने खुद को शांत करने के लिए किचन में जाकर खुद को बिजी करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुछ और भी दिल तोड़ देने वाली बातें सुन ली। पता चला कि उसके पति को पहली मोहब्बत ने सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसने इस औरत से शादी करने का फैसला किया था। बस एक सस्ते से पुआल के बने हुए रिंग से उसने औरत का दिल जीत लिया था। इसी के लिए औरत ने अपनी खुद की पसंदीदा एरोस्पेस करियर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और एक अजनबी शहर में उसके साथ जिंदगी बिताने चली आई। वो घर पर उसके लिए हाथ धोकर खाना बनाती रही, लेकिन बदले में मिला क्या? बस यही कि पति उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी जो एक अजनबी शहर में अकेली थी, उसके सिवा किसी पर निर्भर नहीं हो सकती। पर उसे ये नहीं पता था कि एक काबिल औरत जब चाहे जहां चाहे छोड़कर जा सकती है। मजबूती से औरत ने वो सस्ती रिंग उतारी, अपने कमरे में गई और अपने गुरु को फोन किया और कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। अपने देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री में मैं फिर से योगदान देना चाहती हूँ। छोटे लड़के ने लापरवाही से तीर फेंका और तीर दुनिया के सबसे छोटे लक्ष्य पर सटीक तरीके से लगा। परिवार का मुखिया तुरंत दौड़कर आया। ये देखकर कि तीर सबसे ऊंचे स्थान पर लगा है, उसने पूरे शहर को इस प्रतिभाशाली तीरंदाज की खोज करने का आदेश दिया। अगर इस तरह की प्रतिभा को परिवार के बैनर तले लाया जा सके तो वे निस्संदेह डार्ट रैंकिंग में हावी हो जाएंगे। यह सुनकर छोटे लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर स्वीकार किया कि उसने ही निशाना लगाया था, लेकिन परिवार के सबसे बड़े बेटे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बीमार लड़का जो इतना कमजोर है कि जोर से बोल भी नहीं सकता, वह ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है? खासकर जब उसकी बहन मुश्किल से ही अपने लक्ष्य पर निशाना लगा पाती थी, तो भाई बहन झूठ बोल रहे थे। उनके पिता को उनकी बातों से यकीन हो गया और उन्होंने तुरंत उन्हें परिवार से बाहर निकाला। लड़के ने उनकी अदूरदर्शिता को देखते हुए मामले को निपटाने के लिए एक सीधी प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। प्रशिक्षण के मैदान में सबसे बड़े बेटे ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। पहली चुनौती में उसकी ताकत का परीक्षण किया गया। उसने अपनी कलाई हिलाई और तीरों ने लगातार 2 लक्ष्यों को भेदा और फिर तीसरे के बीच में जाकर लगा। दर्शकों ने प्रशंसा में उत्साह से भर दिया। उन्हें
यकीन था कि उसने पहले ही जीत हासिल कर ली है। लेकिन छोटे लड़के ने अपनी बहन को केवल एक निर्देश दिया। जब उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी डांट सीधी रेखा में हर लक्ष्य को भेदती हुई चली गई। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। एक साधारण माफी ही काफी होती, लेकिन सबसे बड़े बेटे ने हार मानने से इनकार कर भाई बहनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसने फिर से मैच की मांग। इस बार परीक्षण सिर्फ ताकत के बारे में नहीं था, इसके लिए कौशल और सटीकता की आवश्यकता थी। ऐसा कुछ जो उसकी उम्र के किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। एक मुस्कुराहट के साथ सबसे बड़े बेटे ने तेजी से 4 डार्ट छोड़े, हर लक्ष्य पर बिना किसी नुकसान के। फिर दुर्घटना की आड़ उसने लड़की को आसानी से घायल कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। वह छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं। ये आदमी जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर बीवी ने उसे तलाक के कागज थमा दिए। अपनी बेरुखी दिखाती बीवी को देखकर पॉल समझ गया कि उसकी शादी खत्म हो चुकी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो अंदर से खुश हो गया। उसका ये अजीब रिएक्शन देखकर बीवी उल्टा परेशान हो गई। Are you all right? तलाक के कागज उसके हाथ में थे, जो उसे एक नई जिंदगी देने वाले थे। असल में पॉल एक फॉर्मर सोल्जर था। कुछ दिन पहले ही वो आर्मी से ट्रेन के जरिए घर लौट रहा था। ट्रेन के डिब्बे में एक औरत का सामान अचानक ऊपर वाले रैक से गिर पड़ा। पॉल ने देखा तो झट से मदद के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त ट्रेन जोर से झटके खाने लगी और दोनों एक दूसरे से चिपक गए। इसी अफरा तफरी में मियां ने गलती से पॉल का टिकट उठा लिया। दोनों को तब इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन किस्मत की चाल चल पड़ी थी और उनके रास्ते आपस में जुड़ चुके थे। पॉल ने मियां से पूछा, तुम ठीक तो हो? पर मियां को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और फिर अचानक उसने पॉल के ऊपर उल्टी कर दी। पॉल को लगा कि मियां को सफर में घबराहट हो गई होगी। वो चुपचाप बाथरूम चला गया अपनी शर्ट धोने। जब वो कपड़े बदल कर वापस आया, मियां अपनी सीट पर सो चुकी थी। पॉल ने भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेकिन जब वो उठा, मियां ट्रेन से उतर चुकी थी और पॉल को गलत टिकट होने की वजह से बस से धक्के मारकर उतार दिया गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने दूसरा बस पकड़ने का फैसला किया। इंसिडेंटली वहीं उसे फिर मियां मिल गई। बात करते हुए मियां को समझ आया कि उसने गलती से पॉल का टिकट उठा लिया था, जिससे पॉल को समय से पहले उतार दिया गया। मियां बहुत शर्मिंदा हुई और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन पॉल ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे तो लगा कि शायद किस्मत चाहती थी कि दोनों फिर मिले। इतने में 2 और लोग बस में चढ़े। बस में बहुत सारी खाली सीटें थीं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मियां के पास ही बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने मियां पर गलत नियत से हाथ भी डालना शुरू कर दिया। पॉल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत उन दोनों को रोक दिया। Lady doesn't want to be bothered. पर उन लड़कों को पॉल की टोकाटाकी पसंद नहीं आई। उन्होंने पॉल से झगड़ने की कोशिश की, लेकिन पॉल तो फौजी था। सिर्फ 1 मिनट में उसने दोनों को जमीन पर पटक दिया। मगर बस में मारपीट करने की वजह से ड्राइवर ने पॉल को भी बाहर निकाल दिया। मियां खिड़की से पॉल को देख रही थी। उसकी आंखों में माफी साफ झलक रही थी। बस जैसे ही आगे बढ़ी, पॉल ने तय कर लिया कि वो अगले स्टेशन तक पैदल जाएगा। उसे लगा कि यही उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन किस्मत ने फिर उसे मियां के पास पहुंचा दिया। रास्ते में उसने मियां को अपना बैग लेकर अकेले बैठकर रोते हुए देखा। पॉल ने पास जाकर कहा, अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मियां ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उसका घर पास ही है, लेकिन वो एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। असल में वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चला, वो उसे छोड़कर भाग गया। उसका पिता बहुत सख्त था और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखता था। अगर उसे ये सब पता चला तो वो मियां को घर से निकाल देगा। मियां का टूटा हुआ चेहरा देखकर पॉल को एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पति बनने का नाटक कर सकता हूँ और तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। मियां के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना भरोसा उस अजनबी पर रख दिया जिससे वो बस अभी मिली थी। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के एक समूह को हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ के नीचे में कुछ अजीब देखने को मिला। इसे देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि ये शायद पृथ्वी का जीव नहीं है। वैज्ञानिक इस खोज से हैरान भी थे और काफी ज्यादा खुश भी थे। एक मशीन के जरिए जमी हुई बर्फ को काटकर रिसर्च के लिए लैब में ले जाया जाता है। इस जीव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका सैंपल लेना होगा। इसके लिए उन्होंने ड्रिल मिशन के जरिए बर्फ में बड़ी सावधानी से एक छेद करने लगे। जैसे जैसे ड्रिल गहरी होती गई, अचानक से मशीन नीचे धंस गया, लेकिन शुक्र है कि उसने समय रहते हाथ को रोक लिया है, जिससे अंदर की चीज पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद ड्रिल रॉड को सावधानी से निकाला जाता है, जिसमें मांस का एक टुकड़ा मौजूद था। बायो एक्सपर्ट इलिया ध्यान से इस टुकड़े पर रिसर्च करती है। तब वो देखती है कि इस जीव के ब्लड सेल्स अभी भी जिंदा है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। यहाँ पर विक्टर इस खतरनाक जीव को देखने के लिए आया था। तभी बर्फ में जमा वो जीव अचानक से बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है और मौका पाकर वो राक्षस वहाँ से फौरन 9-2-11 हो लेता है। इस घटना को देखकर
देखकर विक्टर तुरंत रेस्ट रूम की ओर भागता है और अपने साथियों को जाकर उन्हें उस भयानक घटना के बारे में सब कुछ बताता है। फिर जब सब लोग स्टोर रूम में आते हैं तो यहाँ का मंजर देखकर सभी के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सालों से बर्फ में जमा वो जीव जिंदा भी हो सकता है, लेकिन इस बड़ी खोज को ये अपने हाथ से हरगिज भी निकलने नहीं देना चाहते हैं। सभी टीम मेंबर ठंड भरी इस बर्फीली रात में फरार हुए उस राक्षस की तलाश में निकल पड़े हैं। सभी कोई 2 लोगों का ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में चले जा रहे थे। जल्दी ही इन 2 लोगों को अंधेरे लकड़ी के घर के नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आदमी लाइट दिखाकर बड़े ध्यान से नीचे देखने लगता है, पर उसका साथी थोड़ा डरा हुआ था और तभी उसे एक डरावना हाथ दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए अपने साथियों को बुला पाते, अचानक वो जीव अपना हाथ बाहर निकालकर एक टीम मेंबर पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे अपना डिनर बनाने के लिए अपने हाथों में जकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। पर आदमी किसी तरह से खुद को बचाए हुए था। इतने में उसके बाकी के साथी भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन तब तक राक्षस ने आदमी को खा लिया था। गुस्से में सब लोग राक्षस पर गोलियां चलाते हैं, पर बदकिस्मती से इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब एक पेट्रोल का डब्बा घर की तरफ फेंककर फ्लेयर की मदद से आग लगा दिया जाता है, जिससे पल भर में ये आग की लपटें पूरे घर को ढंक लेती है और इसी आग में वो दरिंदा भी जलने लगता है और तड़प तड़प कर उसका चिकन फ्राई बन जाता है। इसके बाद राक्षस की जले हुए डेड बॉडी को फिर से लैब में लाया गया है। फिर जब इसमें रिसर्च किया गया तो पता चला कि राक्षस के ब्लड सेल्स अभी भी न केवल जिंदा है, बल्कि ये तेजी से इंसानी ब्लड सेल्स को कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो राक्षस फिर से एक नए रूप और एक नए अंदाज में वापस लौटेगा। एक आदमी ने अपने घर में एक सफेद मौत का देवता पाल रखा था। जब वह काम से लौटकर दरवाजा खोलता तो मौत का देवता उसकी जैकेट ठीक करता। उसे जिंदा रखने का तरीका बहुत आसान था, उसे बस ताजे हरे अंगूर की गोलियां देना होता था। एक दिन जब आदमी ने मौत के देवता से पूछा कि क्या उसके कोई सच्चे दोस्त हैं, तो उसका जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। इसके बाद मौत के देवता ने आदमी को अपना एकमात्र मालिक मान लिया और बड़ी ही सावधानी से आदमी को एक काली नोटबुक भेंट की। इस नोटबुक की खासियत थी कि जब भी आदमी किसी को जान से मारना चाहता तो बस वह नोटबुक में उस व्यक्ति का नाम लिख देता और वह इंसान पछतावे के साथ ऊपर पहुंच जाता। लेकिन मौत का देवता स्वयं इस नोटबुक का कभी उपयोग नहीं करता था, क्योंकि अगर उसने किसी का नाम लिखा तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। आदमी इस गुप्त जानकारी से अनजान था कि कई लोग इस नोटबुक के पीछे पड़े थे। जल्द ही एक हत्यारे ने उसे पकड़ लिया और नोटबुक सौंपने की मांग की, लेकिन व्यक्ति ने अंतिम क्षण तक नोटबुक नहीं सौंपी, जिससे क्रोधित होकर हत्यारे ने ट्रिगर दबा दिया। परंतु अगले ही पल वह खुद जमीन पर गिर पड़ा। असल में सफेद मौत का देवता पहले ही वहां पहुंच चुका था और अपने घायल मालिक को बचाने के लिए उसने नोटबुक में हत्यारे का नाम लिख दिया। इसके बाद मौत का देवता नोटबुक लेकर गायब होने लगा और व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। वो को स्टोर रूम में ले जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है, इसलिए एंगस को जाना पड़ता है। अब रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तभी उसे अपनी वर्कशॉप से जहां पर उसने एग रखा था वहां से कुछ आवाज आती है। एंगस भागते हुए उस तरफ जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो स्टोर रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर है और ये क्रिएचर उसी एग से बाहर निकला है जिसे एंगस समंदर के किनारे से लेकर आया था। वो उस क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंगस को लगता है कि ये भूख
भूखा है। इसीलिए एंगस अंदर जाकर उसके खाने के लिए एक आलू लेकर आता है और इसके बाद वो आलू उस क्रिएचर को खिलाता है। एंगस देखता है कि उसे चोट भी लगी है, इसीलिए वो उसके घाव पर बैंडेज लगाता है और तभी एंगस की मॉम उसे बुला लेती है। इसीलिए एंगस को क्रिएचर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। अगली सुबह जब एंगस उठता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आई है। दरअसल इस समंदर के किनारे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की आर्मी आई होती है ताकि वो समंदर पर नजर रख सके कि कहीं जर्मनी यहाँ से इनके देश के अंदर एंटर न कर जाए। दरअसल जंग के माहौल में ये सब आम बातें हैं। आर्मी वाले कहीं भी आ जाते हैं, किसी के भी घर पर रहते हैं और अब आर्मी वाले इनके घर पर भी रहेंगे। एंगस जब अपनी वर्कशॉप में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्रिएचर ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। दरअसल क्रिएचर बहुत भूखा होता है। एंगस के घर में चारों तरफ आर्मी है, इसीलिए उसे खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं मिलता। वो गार्बेज का बॉक्स लाकर क्रिएचर के सामने रख देता है। क्रिएचर उसके अंदर घुसकर खाने की सारी चीजें खा लेता है। अब इसका नाम एंगस क्रूसो रखता है। क्रूसो और एंगस बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साथ ही एंगस को एहसास होता है कि इसे पानी की जरूरत है, इसीलिए एंगस क्रूसो को पानी के अंदर डाल देता है। पानी के अंदर जाने के बाद क्रूसो बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर एंगस के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम लुइस है। दरअसल यहाँ लुइस को एंगस की मॉम की हेल्प करने के लिए भेजा गया है। एंगस की मॉम जब वर्कशॉप के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। वो समझ जाती है कि एंगस कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी यहाँ पर लुइस आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। एंगस की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ पर किसी पेट को यानी कि पालतू जानवर को छुपा रखा है। दरअसल उसे पेट्स पालने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी पेट दिखे तो उसे कमरे से बाहर निकाल देना। इसके बाद एंगस की मॉम चली जाती है और लुइस वहाँ पर सफाई करना शुरू कर देता है। तभी एंगस वहाँ पर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसका क्रूसो कहीं भी नहीं है। लुइस एंगस को वहाँ से डांट कर भगा देता है क्योंकि वो सफाई कर रहा होता है। हालांकि एंगस अपने क्रूसो को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे क्रूसो कहीं भी नहीं मिलता। वहीं क्रूसो को दिखाया जाता है जो पहले से भी अब साइज में बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त एंगस को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है जहाँ उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। क्रूसो पानी की आवाज से बाथरूम में बाथटब के अंदर चला जाता है और तभी एंगस की बहन बाथरूम में जाती है और जब वो क्रूसो को देखती है तो वो चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। एंगस अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बाथरूम में लेकर आता है जहां पर क्रूसो बाथटब में होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम क्रूसो के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पहले तो उसकी बहन मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि एंगस हमेशा उदास रहता था पर अब वो खुश है। तभी यहाँ पर लुइस भी बाथरूम का टैप ठीक करने के लिए आ जाता है। इनको ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है और जब लुइस अंदर आता है तो वो क्रूसो को देखता है जो बाथटब के अंदर है। हालांकि शुरू में लुइस भी उससे डर जाता है लेकिन बाद में उसे क्रूसो बहुत प्यारा लगता है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है लेकिन इस बात से क्रूसो घबरा जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब लुइस इन दोनों को बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही वाटर हॉर्स बचा था। उसने एक अंडा दिया था लेकिन अंडा फूटने से पहले उस वाटर हॉर्स की मृत्यु हो गई। अब तभी एंगस को यहाँ अपनी मॉम के आने की आवाज आती है। उसकी मॉम वॉशरूम में आ जाती है लेकिन ये तीनों मिलकर क्रूसो को छुपा देते हैं। अगली रात को एंगस को, उसकी मॉम को और उसकी बहन को डिनर के लिए जाना होता है जहाँ पर सारे आर्मी वालों ने उन्हें इनवाइट किया होता है। एंगस क्रूसो को खाना खिलाकर बाथरूम से निकल जाता है लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह जाता है और जिस वजह से क्रूसो वहां से बाहर आ जाता है। घर में आर्मी वालों का डॉग भी होता है जो क्रूसो का पीछा करता है। क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्मी वालों का डिनर चल रहा होता है। वो टेबल के नीचे से निकल जाता है लेकिन जो डॉग होता है वो टेबल के ऊपर से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है जिससे खाने का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। एंगस भी क्रूसो को देख लेता है इसीलिए वो उसके पीछे भागता है। अब एंगस बाहर आता है लेकिन क्रूसो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर लुइस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। रात को लुइस को क्रूसो नहीं मिलता। अगली सुबह वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए आता है और देखता है कि क्रूसो वहां पर जो फाउंटेन का पूल है उसके अंदर है और अब उसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये क्रूसो को घर के अंदर नहीं छुपा सकते। इसीलिए दोनों क्रूसो को लेकर समंदर के किनारे जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब उसे समंदर में जाना होगा। लुइस क्रूसो को समंदर के अंदर ले जा रहा होता है लेकिन क्रूसो समंदर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो एंगस के साथ रहना चाहता है लेकिन एंगस भी समझ चुका है कि अब उसे समंदर में भेजना ही होगा। ये उसे समंदर में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं घर पहुंचने के बाद एंगस के घर में जो आर्मी के कैप्टन होते हैं वो एंगस की मॉम से कहते हैं कि एंगस को मैं अपने साथ काम करवाऊंगा, इसीलिए वो एंगस को हमेशा अपने साथ बिजी रखते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद एक पल ऐसा आता है जब एंगस को मौका मिल जाता है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रूसो से मिलने के लिए समंदर के पास जाता है। समंदर के किनारे से क्रूसो को आवाज लगाता है लेकिन क्रूसो नहीं आता। एंगस को पानी से बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी वो इस बात की परवाह नहीं करता और एक कश्ती से वो समंदर के बीचों बीच जाता है
और अगले पल उसके पीछे क्रूसो आ जाता है, जो कि अब एक विशाल काय जीव बन चुका है। वो एक वाटर हॉर्स है, यानी पानी का घोड़ा। क्रूसो को देखकर एंगस बहुत खुश होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर बिठाता है और समंदर की सैर करवाता है। क्रूसो को शुरू में तो डर लगता है, लेकिन बाद में वो इस राइड को बहुत एंजॉय करता है। और तभी यहाँ पर एक आर्मी मैन आता है जो एंगस को उस वाटर हॉर्स के साथ यानी कि क्रूसो के साथ देख लेता है। क्रूसो वाटर हॉर्स को वापस पानी के अंदर जाने को कहता है और घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को अपनी बहन के और लुइस के साथ शेयर करता है। तीनों की तीनों बहुत खुश होते हैं और तभी खिड़की से एंगस की मॉम इन तीनों को देख लेती है। इन तीनों को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। लुइस एंगस की मॉम को खिड़की के बाहर देख लेता है। वो उनके पास आता है और बताता है कि वो भी कभी एक आर्मी का सोल्जर था। उसने एक वॉर लड़ी है जिस वॉर में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो अपना एक हाथ भी गंवाने वाला था, इसीलिए उसने आर्मी छोड़ दी और अब वो एक हेल्पर यानी कि हैंडी मैन है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है लुइस को और एंगस की मॉम को आपस में बात करते हुए देख लेता है, जिस बात से वो जेलस हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंगस की मॉम को पसंद करने लगा है। इसीलिए वो अपने साथ के लोगों से कहता है कि इसका रिकॉर्ड चेक करो। और जब वो लुइस का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सोल्जर था, लेकिन इसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लीन है। इस बात से उस कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वही हमें इसी शहर के बाहर को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। दरअसल इन्हीं में से दो लोगों ने पानी में सी हॉर्स को यानी क्रूसो को देखा था और अब यहाँ पर जो बार का मैनेजर है वो कहता है कि हमें उस सी मॉन्स्टर को पकड़ना होगा ताकि वॉर खत्म होने के बाद लोग उस सी मॉन्स्टर को देखने के लिए यहाँ पर आए, हमारी आमदनी बढ़े, ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। वही कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर उसने चारों तरफ तोप लगा रखी होती है और वो पानी में तोप चलाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं जर्मन की जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है यहाँ किनारे में पानी के नीचे ना हो। एंगस जब ये सब कुछ देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही पानी में क्रूसो है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। कैप्टन उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है, जिस वजह से एंगस की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कैप्टन से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। दरअसल कैप्टन ने एंगस की मॉम को यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब उसका प्लान पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। वही यहाँ के लोकल लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें पानी में क्रूसो नहीं मिलता, इसीलिए वो उसी की तरह का एक क्रिएचर का डमी बनाकर पानी में रखते हैं और उसका फोटो भी खींचते हैं। वही एंगस को दिखाया जाता है जो रात को लुइस के साथ समंदर की तरफ चल पड़ता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसका दोस्त क्रूसो ठीक है या नहीं। जब वो समंदर के किनारे जाते हैं तो क्रूसो वहां से बाहर निकलता है, लेकिन आज दिन में जो ब्लास्ट हुए थे इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। साथ ही वो एंगस की बात भी नहीं मान रहा होता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये सब देखकर एंगस को बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि अपने साथ रखना चाहिए था, इसीलिए लुइस से इस बात पर लड़ता भी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। वही आर्मी को पता चलता है कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसीलिए वो अपनी बोट से उस मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी बीच समंदर में क्रूसो उनके सामने आता है। क्रूसो उनके ऊपर हमला कर देता है, उनकी बोट को पलट देता है और इसके बाद वो एक आदमी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर एंगस आ जाता है जो उस आदमी को उसे छोड़ने के लिए कहता है। वहीं एक दूसरे आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो क्रूसो पर गोली चला रहा होता है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है। इस बात पर आर्मी ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो लुइस को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वो क्रूसो पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं होती। वहीं एंगस पानी में क्रूसो की तरफ जाते हुए डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और जब क्रूसो ये देखता है तो वो उस आदमी को जिसे उसने अपने मुंह में पकड़ा होता है उसे छोड़कर एंगस को बचाने के लिए पानी में उसकी तरफ बढ़ जाता है और क्रूसो को अपने मुंह में पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है, जिससे क्रूसो की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एंगस की मॉम और कैप्टन भी आ जाते हैं। एंगस अपनी मॉम को और यहाँ पर खड़े हर एक इंसान को क्रूसो के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता, खास तौर पर उसकी मॉम। और तभी उसके पीछे क्रूसो आ जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब उसकी मॉम को एंगस की बातों पर विश्वास हो जाता है। पहले उसकी मॉम को लगता था कि लुइस उसके बेटे के दिमाग में सब कहानियां डालता है और तभी क्रूसो के ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल पास में जो मिलिट्री होती है उन्हें क्रूसो को देखकर ऐसा लगता है कि ये जर्मन पनडुब्बी है। क्रूसो अपनी जान बचाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एंगस भी उसकी पीठ पर बैठ जाता है और अब यहाँ पर कैप्टन, एंगस की मॉम और लुइस वो भी एक बोट पर बैठकर क्रूसो को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे नेट तक ले जाते हैं, जिसे पार करके क्रूसो समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है, यानी कि वहां से आगे पूरा विशाल समंदर है जो कि क्रूसो का असली घर है। क्रूसो को जाते हुए देखकर एंगस को भी अब इस बात पर विश्वास हो जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल उसने आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। साथ ही लुइस की मॉम के दिल में एंगस के लिए एक अपनापन और एक प्यार भी आ चुका है, यानी कि ये दोनों भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद कई लोग बताते हैं कि उन्होंने समंदर में क्रूसो को देखा, लेकिन एंगस ने क्रूसो को इसके बाद कभी नहीं देखा था। कहानी वापस प्रेजेंट
प्रेजेंट में यानी कि बाहर में आती है, जहां पर बूढ़ा आदमी इन दोनों को यानी कि अमेरिकन टूरिस्ट को एक कहानी सुना रहा होता है, जहां पर इन्होंने वो फोटो देखी होती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर था और ये वही फोटो थी जो यहाँ के लोगों ने डमी को पानी में रखकर खींची थी। ये टूरिस्ट उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं और वो बताता है कि मेरा नाम एंगस है, यानी कि यही वो बच्चा है जिसे समंदर के किनारे वो अंडा मिला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और तभी वहां पर उसे एक वैसे ही अंडा मिलता है जैसा आज से कई साल पहले एंगस को मिला था, यानी कि क्रूसो ने अपने एक अंडे को यहाँ पर छोड़ दिया था। अब इसके अंदर से भी उसी तरह का वाटर हॉर्स निकलेगा। इसी के साथ एक काल्पनिक कहानी यहीं पर सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर वापस लौट जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियां। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पे उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है और यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछते कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसी लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलनी नहीं आती है, हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि कहाँ से है तो इसने बताया कि ये गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में न लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गाँव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे
एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनर से सब कुछ सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटी की तरह प्यार करती है, वो उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड है, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबॉर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकाटा से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियां देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कैलकाटा से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कैलकाटा पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कैलकाटा के हावड़ा ब्रिज से, जहां पर तुम बचपन में पहुंचे थे, अगर वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में, उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद लूसी को सरू जब एक दिन एस्केलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती, पर सरू को बताती है कि मैं मां बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की, परिवार की जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती
कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहां पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलाई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी मॉम, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है और उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहां चला गया, पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता, वहां से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद, ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में सरू की जो असली बायोलॉजिकल मॉम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसीलिए इस पूरी कहानी, इस पूरी फिल्म के जो हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो ये